ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा ये विषय चल रहा था पेज नंबर 414 पर। कौन से नहीं आए? बीवी जन साहब नहीं आए भी। तो कल हमने ये पढ़ा था सूर्यमंडल के उदय व अस्त से दिन और रात होते हैं। ये पृष्ठ 119 पे उन्होंने बताया था। 119 पेज जरा निकाल लें। म्यूट करने तो अच्छा है। हाँ तो ये इसमें जो 119 पेज पे जो दिया है, कल अपने को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि वो जो सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं या अपने अपने एरिया के जो मेरु पर्वत हैं, तो वो क्या अपने अपने एरिया के मेरु पर्वत ही हैं। इसमें देखो 119 पेज पे जो दिया है, सेकंड पैराग्राफ। ज्योतिषी देव सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र व तारे मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। सब जगह मेरु शब्द आया है, वहां जो सुमेरु लिखा है उन्होंने, इससे कंफ्यूजन हुआ था। तो वो जहां जैसे अपने यहाँ एक मेरु है, दात की खंड में 2 मेरु हैं, फिर पुष्करार्ध में 2 मेरु हैं, तो वो अपने अपने उसके एरिया में वो घूमते हैं उन्हीं के आसपास, और 11,000 योजन दूर से घूमते हैं उसके हर एक मेरु के। तो मैंने और ग्रंथों में भी देखा था। तो वो इसी तरह से मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। सूर्य मंडल के उदय और अस्त से ही दिन रात होते हैं। इस प्रकार काल का आधार मनुष्य क्षेत्र संबंधी सूर्य मंडल है। मनुष्य लोक के बाहर सूर्य आदि स्थिर रहते हैं, अतः वहां पर दिन रात मास वर्ष आदि नहीं होते हैं, परंतु मनुष्य लोक संबंधी काल व्यवहार के आधार से ही वहां काल का व्यवहार होता है। जैसे जब यहाँ कार्तिक आदि माहों में अष्टानी का पर्व आते हैं, तब इन्हीं दिनों में स्वर्ग लोक से देवतागण नंदीश्वर द्वीप में पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। उनको एक्चुअली इससे मतलब नहीं कि हमारे यहाँ कौन सा जो है महीना चल रहा है, कौन सा ऋतु चल रही है, वो अपने हिसाब से निकलते हैं, लेकिन बाई चांस जब वो निकलते हैं तो हमारे यहाँ यही जो है तिथियां पड़ती हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन जब वो आते हैं तो हम अपने हिसाब से काल की गणना कर लेते हैं। तो ये हमने उस काल के बारे में पढ़ा। इसमें मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा जो कल रह गई थी। जैसे हमने कल पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा हल्का सा याद था, मैंने आज उसमें देखा तत्वार सूत्र में, तो वहां दिया हुआ है पृथ्वी गोल गेंद के समान नहीं है, किंतु भरत क्षेत्र के आर्य खंड में पृथ्वी 5,000 मील ऊंची उठी हुई है। उतना क्षेत्र आधा गेंद के समान है और छठवें काल के अंत में बिखर जाया करता है ना। छठवें काल का जो अंत आता है उसमें बिखर जाता है, फिर से नई नई रचना होती। और ये उन्होंने दिया है रेफरेंस तिल्लोय पंडिती का। अब आगे चलते हैं। काल परिवर्तन केवल भरत व ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता है। प्रलय भी यही होती है। अपन ने कल ये बात देखी थी ना, मतलब बहुत छोटा सा, पूरी सृष्टि का एक छोटा सा ही पोर्शन है भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में, यहाँ के मिलेच्छ खंडों में नहीं होता। 34 पॉइंट है, किसी भी द्रव्य की प्रथम व अंतिम पर्याय नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है? कि द्रव्य अनादि काल से हैं और अनंत काल तक बने रहने वाले हैं, इसलिए वो द्रव्य किसी ने बनाए नहीं है, और ना, जब चूंकि वो बने नहीं है, पहले से बने हुए हैं, किसी ने बनाए नहीं, इसलिए उनका अंत भी नहीं होता और वो हमेशा बने रहते हैं। सभी द्रव्य, जिसमें हम भी एक जीव द्रव्य हैं।
35 पॉइंट है, विश्व में जितने भी द्रव्य हैं वे उतने ही रहेंगे। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, उसकी पर्याय बदलती रहती है, ये अपन सब जानते हैं। 36वां पॉइंट है, सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, जो स्थावर काय के जीव है ना, जल काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वनस्पति काय आदि जितने भी जीव हैं उनके सूक्ष्म वाले, उसमें सूक्ष्म और बादर दो भेद पड़ते हैं। उसमें जो सूक्ष्म वाले हैं वो संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, यहाँ तक कि सिद्ध लोक में भी हैं। जितने स्थान में एक निगोदिया जीव रहता है उसमें सूक्ष्म जीव यानी साधारण काय के रूप में अनंतानंत रह सकते हैं। क्योंकि वो साधारण है ना, तो एक निगोदिया रहता है तो उसी के साथ साथ वो बहुत सारे और जीव भी जो हैं और निगोदिया भी रह सकते हैं, सूक्ष्म निगोदिया। एक साधारण शरीर में अनंत निगोदिया जीव निवास करते हैं। इनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग बताई गई है। तो 39 नंबर पे है, उद्गल परमाणु गतिशील अर्थात सक्रिय होता है और एक समय में 14 राजू तक गमन कर सकता। जो उद्गल की जो क्रियावती शक्ति होती है ना, और जो रूप रस गंध आदि के अलावा उसमें एक क्रियावती शक्ति भी होती है जो जीव में भी पाई जाती है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि पुद्गल परमाणु गतिशील अर्थात सक्रिय होता है और एक समय में 14 राजू तक गमन कर सकता है। तीव्र गति से जाने वाला पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू तक ट्रेवल कर सकता है। वहीं मंद गति से जाने वाला एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, जिसे अपन समय कहते हैं उसको। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा क्योंकि ये प्रश्न बीच बीच में आ सकते हैं आप। हाँ साहब जी, ये लास्ट में जो बताया आपने, हाँ पुर्तगाल परमाणु गतिशील अथवा सक्रिय रहता है, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन एलाबोरेट हो रहा करते है, हैं। एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये पेज मतलब नंबर 156 निकाल लीजिए, पेज नंबर। हाँ, उद्गल दो शब्दों से बना है। उद का अर्थ है पूर्ण होना या मिलना और गल का अर्थ है गलना या बिछुड़ना। जो पूर्ण व गलन स्वभाव वाला है अथवा जिसका संयोग वियोग हो सके वह पुद्गल है। जड़ द्रव्यों का संयोग भी हो सकता है और वियोग भी, अर्थात उन्हें जोड़कर बड़ा आकार भी दिया जा सकता है, वह उन्हें तोड़कर छोटा भी किया जा सकता है। जो पुद्गल स्कंद होते हैं ना, स्कंद की बात कर रहे हैं। पुद्गल गतिशील अर्थात सक्रिय होता है। पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू तक गमन कर सकता है जगत में। ठीक है, ये यही था ना पॉइंट अपन ने जो पढ़ा था। या। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? आगे आगे पढ़िए जरा। हाँ, जगत में जो कुछ भी हमारे देखने, छूने, चखने, सुनने व सूंघने में आता है वह सब पुद्गलों का पिंड है। पुद्गल स्कंद अपने प्रदेशों में चंचलता पैदा कर सकते हैं और परस्पर मिल व विछुड़ सकते हैं। इनके प्रदेशों में एक दूसरे के भीतर समा जाने अथवा इनके परमाणुओं के भीतर से बाहर निकलने के कारण उसके आकार में परिवर्तन होना तथा परमाणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना पुद्गल क्रियात्मक कार्य है। यह कार्य तीनों द्रव्यों की अपेक्षा रखता है, मतलब धर्म द्रव्य भी हो, आकाश भी हो, तब ये गमन करता है। ये अर्थ है इसका। क्लियर हो गया। तो अब देखिए 40 एक प्रश्न है जिसमें आपने जो बताया जी, ये उद्गल जो गतिशील तथा सक्रिय होता है, हाँ तो मतलब एक्चुअली हम क्या ऐसे ये कह सकते हैं कि गतिशील होने की शक्ति है उसमें, जरूरी नहीं कि वो हर समय गतिशील हो। हाँ हाँ, जैसे वही एयर बता है, उसके परमाणु हैं, जी, हाँ वो अभी स्थिर है। हाँ हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल, उसकी यही अर्थ पर्याय है। चेंज होगी तो हो सकता है वो गतिमान हो जाए। भाई अपन ने पढ़ा ना, पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जब जब थोड़ा चलता है तो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, उसी टाइप की चीज है। हाँ सर ये मेरा क्वेश्चन था हाँ कि सिद्ध लोक में कैसे ये मतलब जो जीव रहते हैं ठसाठस भरे हुए हैं, हाँ तो सिद्ध लोक में जो जा रहा है वहां से वापस भी आते हैं क्या? हाँ, आ जाते हैं वापस। वो क्या है, उनके से शरीर होता है ना, जबकि सिद्ध जो सिद्ध जीव जो है, जो सिद्ध हो गए हैं,
सिद्ध परमेष्ठी जो हैं वो तो वापस नहीं आते, उनके कोई शरीर भी नहीं होता। हाँ लेकिन जो निगोदिया जीव या हाँ। एकेंद्रीय जीव हैं जो वहां तक जाते हैं, वो जाते हैं और वहां पे उनका वहां से उनका जो अंत भी हो जाता है, जितनी उनकी आयु रहती है, फिर कहीं और पैदा हो जाते हैं। अच्छा, सिद्ध लोग में भी वो सब चलता जो यहाँ चल रहा था, अब जन्म मरण सब, वो सब सबसे सूक्ष्म जीवों का, किनका? सूक्ष्म जीवों का, या हाँ, जो जीवों का है जन्म मरण वैसे ही होता है जैसे यहाँ हो रहा है, वैसे वो एक स्थान है, उनके उनके लिए एक हम स्थान है सोचते वो। चलो चले जाएंगे वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। हैं? हम सिद्ध सोचते लोग हैं तो सिद्ध सब लोग में चले ऐसा, जाएंगे, वहां से वापस नहीं आना एक पड़ेगा। मिनट एलकेजन साहब, हाँ ये कुछ बोल, फिर से बोलो संजय, हाँ फिर से बोलिए। मैं बोल रहा था सिद्ध लोक में जैसे आदमी जाने के बाद भी वापस आ रहा है, मतलब सिद्ध लोक हम सोचते हैं कि सिद्ध पहुंचने के बाद में वहां से वापस नहीं आते। नहीं, आदमी कौन? ये जो तिर्यंच जाति के जो जीव है ना, ये एकेंद्रीय जीव है, उनकी बात चल रही। सूक्ष्म जीव जो है वो वापस आते हैं, समझ लीजिए, हैं? बाकी जन्म मरण से सिद्ध तो जन्म मरण से रहित हो गए ना, तो उनका जन्म मरण वो होगा तो नहीं, समझ लीजिए। बस वही है। नहीं, वो बेटा वो मुक्त जीव और संसारी जीव की बात है। वो संसारी जीव है जो ऊपर जाते हैं, उनके रहते हैं वहाँ, और जो मुक्त जीव है वो लौट के नहीं आते। हाँ मुक्त जीव पर माने सिद्धों के कर्मों पास से में जो, ज्यादा मतलब वो तो हाँ, जो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, हाँ वो जीव अगर वो जो आत्माएं सिद्धालय में जाती हैं, वो लौट के नहीं आती कभी। हाँ। और जो वो तो कर्म सहित है, संसारी जीव हैं, वो तो चाहे जब भ्रमण कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक थोड़ी है, शुभ जीव है वो, ठीक है ना। ये सब एक प्रश्न है कि हाँ। जैसे सिद्ध लोग तो एक ऐसा एक लोक है जो कि मतलब हाईएस्ट लेवल का लोक है, जिसमें कि सिद्ध आत्मा ही जाती है। अब इसमें आप बोल रहे हैं कि एक इंद्रिय जीव भी चले गए, तो क्या वो भी ऐसी पुण्यात्मा है कि वो सिद्ध लोक का में विचरण कर लिया और उन्होंने फिर वापस आ गए? देखो, उनके लिए जो माइग्रेशन के लिए जो पूरा जो है जो वर्ल्ड है ना, जो मना तीनों लोग जो हैं 14 राजू तक का जो क्षेत्र है, उनके लिए एक जैसे पृथ्वी का स्थान है, वैसे ही वो स्थान भी उनके लिए है, संसारी जीवों के लिए। और क्या कौन से जीव जाते हैं वहां तक, ये आप समझ लीजिए। जैसा वो वहीं जाके जन्मे हैं, पहली बात तो साधारण स्थान उनके लिए। लेकिन ऐसे जीव, ऐसा कहा जाता है कि जिनको मोक्ष जाने की रट तो लगी हुई है कि मोक्ष जाना है, देखा देखी, लेकिन मोक्ष के योग्य भाव करते नहीं, तो वो मोक्ष उनको एक साधारण स्थान की तरह मिल तो जाता है, लेकिन कैसे मिलता है कि वो त्रियंच गति में रहते हैं, एक इंद्रिय जीव आदि बन करके चले जाते हैं। तो स्थान मात्र परिवर्तन मोक्ष नहीं है, ये बहुत क्लियरिटी से समझना कि कोई अगर वहां तक उस पृथ्वी तक उस स्थान तक पहुंच जाए और शरीर पहुंच जाए तो वो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं। सिद्ध होने के लिए कर्मों से, जैसे बाबूजी ने कहा ना, पर कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। तो इसलिए वो उनका वहां जाना, वो मोक्ष जाना और या पृथ्वी पर रहना एक जैसी बात है उनके लिए, खाली मात्र एक स्थान की बात। आप बोले त्रियंची जा सकते हैं वहां पे? त्रियंची तो है वो, ये एकेंद्रीय जीव सब त्रियंची है। मनुष्य थोड़ी जाते हैं। दो इंद्रिय क्यों नहीं जा पाते? हैं? दो इंद्रिय क्यों नहीं जा पाते? सूक्ष्म जीव ही इतना गमन करते हैं, उसमें भी सूक्ष्म जीव। अपन ने लिखा देखो पढ़ा ना, ये सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोग, 36 नंबर पॉइंट, सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोग सिद्ध लोग बात वलियों सहित में ठसाठस भरे हुए हैं। पृष्ठ 149 पर देखिए, 149। तो ये जो सूक्ष्म जीव है, क्या ये स्थावर टाइप के हैं सब क्या? हाँ देखो इसमें पढ़ो, स्थावर वाले हैं, वायु का एक टाइप के? हाँ, पृथ्वी का एक सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिन जीवों को ये जहाँ देखो सेकंड पेज पे 149 पेज पे दिया है, ऊपर का पैराग्राफ देखें। सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म, वायु का एक सूक्ष्म, नित्य निगोद सूक्ष्म और इतर निगोद सूक्ष्म। ये जीव संपूर्ण लोग सिद्ध लोग वात बलियों सहित में ठसाठस भरे हुए हैं। जैसे घड़े में घी भरा रहता है, लोकाकाश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव नहीं हो। सिद्ध लोक में भी ये होते हैं। बहुत क्लियर दिया है, ठीक है सर। तो गनीमत है कि ये उन तक ही है, नहीं तो अपन उड़ के पहुंच जाते वहां। अभी वही लग रहा है कि एक इंद्रिय जीवों को क्यों वहां जाने का अनुमति मिल गया? नहीं देखो, यही तो समझाने की बात है कि सिद्ध बनने का जो है, जो अगर हम कहते रहे मोक्ष जाने की अभिलाषा मात्र करते रहे और सारे कुकर्म कर रहे हैं, उस जैसे भाव कर नहीं रहे हैं, तो उनको वो जगह तो मिल गई, लेकिन कैसी मिली?
कि उनकी दशा जैसे यहाँ थे वैसे वहां है। ये समझाने के लिए भी बहुत पर्याप्त है कि खाली जो है स्थान विशेष नाम का सिद्ध क्षेत्र नहीं, वो तो अपना जो भावों से, क्योंकि जो जीव जैसे अरहंत होते हैं ना, जब तक उनकी आयु रहती है, सशरीर रहते हैं, तब भी उनको भाव मोक्ष तो हो जाता है ना। तो मोक्ष में पाए जाने वाले वो जो अनंत सुख हैं उनको सब प्राप्त हो जाते हैं यहीं पर, इसलिए स्थान की वैल्यू नहीं। इसमें जो लिखा है कि सूक्ष्म जीव है, पृथ्वी का एक, जल का है, कोई सब, इसका मतलब सिद्धलोक में भी नदियां और ये सब चीजें हैं? क्यों? तभी तभी वहाँ जल का एक जीव होंगे, नदी वगैरह होंगी वहाँ पर? नहीं, नदी होने की जरूरत थोड़ी। पानी देखो, पानी चाहिए जल का एक जीवों के लिए। हाँ तो पानी जिनका जल उनका जो है, जल जो है, जल का शरीर बना हुआ है, तो सारे जगह हाँ सारे जगह में तो जो वाष्प वगैरह है ना, जो घन बाद वलय वगैरह है, वो क्या है? बाद वलय किससे बनते हैं? जो जैसे बादल बनते हैं ना, तो वलय का अर्थ क्या है कि वो बादल ही है, बादल जैसे ही है वायु के। घनी वायु है, हल्की वायु है, रेयर वायु है, तो वो सब है उसमें, वो सब मॉइस्चर भी होता है, भाप वगैरह होती है, तो वो तो सब जगह पर वेपर। जल का जीवों के लिए पानी ऐसा पानी नहीं, वो तो आर्द्रता ही पूरी है। हाँ, वो आर्द्रता ही तो वो बोल रहा हूँ ना, वही नमी अच्छा, पाई और जाती है। मुझे बताऊँ मैं आपको ललित जी, सूक्ष्म जीव और बादल जीवों में मेन अंतर ये है कि सूक्ष्म जीव के लिए कोई बाधा नहीं होती, वो दीवार से अंदर निकल जाते हैं, आपके शरीर में से निकल जाएंगे, चाहो तो उन्हें कोई बाधा नहीं है। इसलिए सूक्ष्म जीव के लिए जो है ये बात रखी गई है कि वो सिद्धालय में भी रह सकते हैं और चाहे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बाधा नहीं है, उनको बाधा नहीं होती कहीं जाने में भी। और जो बादल हैं उनको बाधा पैदा हो जाती है, उनको वातावरण चाहिए, उनको समय चाहिए, ये सब चीजें दोनों में डिफरेंस है। इसलिए आप इसको समझिए, सूक्ष्म जीवों की कहीं कोई छलास भरे हुए हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो जितने भी जीव हैं, ये कौन से हैं? सम्मूर्छन जीव हैं। सम्मूर्छन जीव है ना, एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक तो नियम से होते ही हैं, उसके ऊपर भी हो जाते हैं पंचेंद्रिय आदि भी सम्मूर्छन अपर्याप्त। तो सम्मूर्छन का अर्थ क्या है कि वातावरण में से अपने शरीर के योग्य परमाणुओं का ग्रहण करके शरीर की रचना हो जाती है। ठीक है सर, सम्मूर्छन जीव हैं ये सारे। और सबसे पहले ही देखो सूक्ष्म जीव के बारे में पहले ही लिखा है उन्होंने, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिन जीवों का शरीर अति सूक्ष्म होता है, यंत्रों से भी दिखाई नहीं देता है, दूसरे से रुकता नहीं है, दूसरों को रोकता भी नहीं है, दूसरों को मारता नहीं है, दूसरे से मरता भी नहीं है, और बिना आधार के रहता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव अपनी आयु पूर्ण होने पर स्वयं ही मरता है, अर्थात वह किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है, अतः उसकी हिंसा नहीं होती है। सूक्ष्म जीव एकेंद्रीय ही होते हैं, और फिर सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं, जो अपन ने पढ़ा। ये आधार जीवन नहीं है, इसलिए वहां पे नदियां और वो नहीं, पर अग्निकायक नदी का तो आपने, जलकायक का आपने बता दिया है, अग्निकायक का किस तरह रहेगा? मैंने बताया, देखो मैंने ये बताया है कि जो उनके शरीर बनते हैं ना, शरीर वातावरण के से परमाणु लेकर के बनते हैं, और वो परमाणु पूरे लोक में विद्यमान हैं, यदि नहीं कि नदी में ही मिले वो जो परमाणु हॉट क्लाइमेट तो हो सकता है ना। हाँ, हॉट है, कोल्ड है, हाँ, हॉट है, कोल्ड है, सब तरह का क्लाइमेट जिनमें जीव पाए जाते हैं, वो क्लाइमेट सब जगह है पूरा, तो उसमें से वो परमाणुओं का ग्रहण करते हैं और शरीर की रचना हो जाती है। अब देखो जो जहाँ पे जैसे अभी साइबेरिया साइड में आप जाओ तो इतना जो है माइनस में टेम्परेचर जाता है, लेकिन वहां पे भी उस जाति के जीव रहते हैं जो वहां सर्वाइव करते हैं। नहीं सर, अब अपना ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी से फंगस हो जाती है डब्बों में। हाँ। तो वो कैसे हो जाती है? वो पानी तो नहीं है, ह्यूमिडिटी है, उससे फंगस होती है। ऊष्मा भी, और वहां भी ऊष्मा अग्नि क्या कहे थे, ऊष्मा वो कहता है अग्नि, हीट चाहे पैदा हो सकती है। नहीं, हीट है ना। वातावरण जब अपन कहते हैं तो वातावरण में ये सारी चीजें होती हैं, ये सब पुद्गल की तो दशाएं हैं, जो आर्द्रता है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, और ये सब पूरे परमाणु उन वर्गणाओं के, इन कर्मों के और नान कर्मों के सब वर्गणाएं पाई जाती हैं, 9 कर्म वर्गणाएं पाई जाती हैं। सर ऐसे तो कोई किसी को मारता नहीं है, ऐसे तो कोई किसी को मारता नहीं है, सब अपने कर्मों से ही मरते हैं।
हाँ, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ वो जितनी व्यवहार से, आयुबंदी होती है उससे उसके अनुसार ही रहती है। भाई व्यवहार से अपन एक दूसरे के शरीर को टकरा सकते हैं ना, जो बड़े स्थूल शरीर होते हैं एक दूसरे से टकरा सकते हैं, शस्त्र आदि से जो है जो उनको उनको अपन टच कर सकते हैं, तो वहां उपचार से एक आ जाता कि मैंने उसको मारा। लेकिन जो आपने कहा कि अंदर में तो वास्तव में उसकी अगर काल समाप्त हो गया, आयु समाप्त हो गई, तभी वो जो प्रहार है उसमें निमित्त बनता है, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म जीवों में तो इस तरह का कोई प्रहार भी हो नहीं सकता। इस अपेक्षा से वो बात कही गई कि उनको कोई मार नहीं सकता। मार, आपने सही कहा, मार तो कोई किसी को नहीं सकता। किसको नहीं मार सकता? जीव को नहीं मार सकता। और वहां उनके शरीर की बात कर रहे हैं कि शरीर भी उनका ऐसा होता है कि वो किसी से टकरा नहीं सकता, कोई किसी से घर्षण नहीं हो सकता, कोई अस्त्र से नहीं मर सकता, एकदम सूक्ष्म है, कुचल नहीं जैसे जाता, कुचला कुचला नहीं नहीं जा जाता। सकता। जैसे आपका जो किरणें है ना, सूरज की किरणें हैं या पानी को आकाश में से, इसमें कांच में से सीधी निकल जाती ना, और सूक्ष्म जीव तो जो है दीवारों में से भी होकर के निकल जाते हैं, कोई रुकावट नहीं आती उनको। अपन तो अगर दीवार से टकराएंगे तो सर फूट जाएगा। हाथ पैर टूट जाएंगे। ठीक है संजय जी, क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं 41 नंबर का। 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य की संख्या, देखो 40 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ ना, ये पुद्गल वर्गनाएं विश्व में ठसाठस भरी हुई हैं। जब आपको सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए की बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों के लिए उनका कलेवर भी चाहिए ना, उनका खोल भी चाहिए, उनका शरीर चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? क्योंकि वो वर्गनाएं भी ठसाठस भरी है। तो इधर से जीव आ रहे हैं, साथ में उनके वो पुद्गल लगे हुए आ रहे हैं। पुद्गल वर्गनाएं विश्व में ठसाठस भरी हुई है। पुद्गल में सब जल, वायु अग्नि, ये सब चीजें हैं। इनसे लोक में सकल दृष्ट पदार्थों का निर्माण हुआ है ना। ये चाहो तो इसमें भी ये देख लीजिए, 159 पे इन्होंने दिया है कि कैसे निर्माण होता है। ये देखिए, वर्गना किसे कहते हैं? समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के वर्गों समूहों को वर्गना कहते हैं। यह लोक के सर्व प्रदेशों पर अवस्थित हैं। सभी परमाणु एक ही जाति के होते हैं और इनमें भेद नहीं होता। ये बहुत ध्यान से सुनना। इनके परस्पर मिल जाने पर जो सूक्ष्म या स्थूल स्कंद बनते हैं, उनमें जाति भेद होना स्वाभाविक है। परमाणुओं के योग से सर्वप्रथम एक अति सूक्ष्म स्कंद बनता है, जिसे शास्त्रों में वर्गना का नाम दिया गया है। विज्ञान इसे मॉलिक्यूल कहता है। जैन दर्शन के अनुसार ये वर्गना समस्त विश्व में ठसाठस भरी हुई हैं। इन वर्गनाओं के योग से पृथ्वी, पानी, तेज और वायु बनते हैं। ललित जी आप समझ गए, इनके लिए नदियों की जरूरत नहीं है। ये सारे परमाणु कन्वर्टेबल होते हैं और इनके योग से ही लोक में सकल दृष्ट पदार्थों का निर्माण हुआ है। देखो इसमें मैं एक चीज विशेष बताऊं आपको, साइंस के परस्पेक्ट में, जो हमारे यहाँ जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाम के जो पार्टिकल्स हैं, तो ये जो परमाणु की कल्पना यहाँ की गई वो उससे भी सूक्ष्म है। तो जिस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट के द्वारा वही परमाणु, कोई लोहे का परमाणु बन जाता है, वही परमाणु डायमंड का बन जाता है, क्योंकि क्या फर्क क्या हो गया उसमें कि उनमें पार्टिसिपेट करने वाले वो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनकी संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बदल जाती है, अरेंजमेंट बदल जाता है, तो परमाणु कॉम्बिनेशन बदल चेंज जाता होता रहता है। है। बस उससे परमाणु बदल जाता है कि वो हीरे का कहला रहा था तो संयोजकता बदल जाती है, वो सब बैलेंसी वगैरह सब बदलती है। बैलेंसी। तो ये सारी चीजें जो है हमने साइंस में भी देखा है, तो वो यही कह रहे हैं। अच्छा, प्रोटॉन, अपन को किसी से पूछे क्या लोहे का प्रोटॉन अलग होता है, क्या डायमंड का प्रोटॉन अलग होता है, तो हम बोलेंगे नहीं साहब, प्रोटॉन प्रोटॉन तो सब एक से होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन भी अलग होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी सब एक होते हैं। न्यूट्रॉन अलग होता है? नहीं, सब एक से होते हैं। तो यही तो वो कह रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने इसको परमाणु कहा, मतलब जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो एक जैसा ही होता है, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा है और साइंस भी यही कहती है। बिल्कुल, उसी से अग्नि बन जाती है, उसी से ये बन जाता है। देखो मैंने अभी तत्वार सूत्र में भी खोजा है इसको, मैं आपको बताता हूँ। साइंस को प्रतिपादित करता है ये तो नहीं। हाँ, पूरा प्रतिपादन है ये। तो मैं, चूंकि ये जो है ये अच्छा टॉपिक है,
इसकी वजह से अपने को थोड़ा सा आगे भी तो भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद में आगे जो गॉड पार्टिकल बताए गए हैं, हाँ उनमें वो काहे में से निकले होंगे इन तीन नहीं, के वही अलावा? उन्होंने कल्पना की है कि इससे भी छोटा एक पार्टिकल है, जैसे अभी तक परमाणु को सबसे छोटा मानते थे ना, जी तो उन्होंने जो पता लगाया कि उससे भी छोटा पार्टिकल, हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि उससे अनंत गुना छोटे पार्टिकल हैं अपने यहाँ, हाँ सही उन्होंने अब खोज किया, वो तो गॉड पार्टिकल कहने लगे। हमारे यहाँ तो सबसे छोटा पार्टिकल गॉड ही है सही बात है, है सही ना, बात है, सही उससे छोटा सूक्ष्म क्या होगा। तो देखो इसमें ये 256 पेज पे दिया है, इसमें 256 में अच्छी बात एक आपको बताने वाला हूँ। दो छप्पन में इस किताब नहीं, का? नहीं उसमें नहीं, उसमें नहीं। अच्छा अच्छा वो कहीं और पेज पे मैंने देखा था, मैं कल आपको बताऊंगा। खाली इसमें इतना जो मैंने अभी पढ़ा था बीच में, लोग सब नहीं आए थे। पृथ्वी गोल गेंद के समान नहीं है, किंतु भरत क्षेत्र में, आर्य क्षेत्र में पृथ्वी 5000 मील ऊंची उठी हुई है। उतना क्षेत्र आधा गेंद के समान है और छठवें काल के अंत में बिखर जाया करता है। ये तिल्लोई पंडिती में लिखा है। वो जो मैं कह रहा था ना, टीले जैसा जो दिखाई देता है, और जिससे ऊपर से जब फोटो लेते हैं तो वो कहते हैं पृथ्वी गोल गेंद के समान है। वो कंफ्यूजन इसलिए होता है। और वो कहते हैं ना हवाई जहाज के जो अमेरिका एकदम नीचे है और उधर से नीचे जाते हैं तो वो हवाई जहाज कैसे घूम के जाते हैं, वो ऐसी गोल पूरी नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। अच्छा अब देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, कल कोई पूछ रहा था ये चंद्रमा सूरज के बारे में, तो इसमें मुझे एक अलग चीज मिली है, जो कि आरपी जैन साहब के जो साइंस वाली जो है ना गणना, उससे मैच नहीं कर रही है। अच्छा आरपी जैन साहब, वो कितना आपने चंद्रमा की हाइट कितनी बताई थी, दूरी चंद्रमा सूरज है क्या, आरपी जैन साहब है? हाँ है सर, 4 लाख किलोमीटर बोली थी मैंने। नहीं चंद्रमा कुछ करोड़ बोल रहे थे आप। 15 करोड़ तो वो उसकी है, सन की। हाँ तो देखो इसमें जो बताया है, ये मैंने अभी मोक्ष शास्त्र के 290 पेज से लिया है। इसमें लिखा है सबसे नीचे मध्य लोक में समधरातल से, यानी जहां बिल्कुल बेसिक फ्लैट पोर्शन से जब मापा जाता है तो सबसे नीचे 790 योजन पर तारे होते हैं, और उसके बाद में उसमें 10 योजन जोड़ दो तो सूर्य का स्थान आ जाता है। सूर्य 800 योजन पर, चंद्रमा 880 योजन पर, नक्षत्र 883 योजन पर, बुध ग्रह उससे 3 योजन ऊपर है, शुक्र ग्रह उससे 3 योजन ऊंचा, बृहस्पति उससे 3 ऊपर, मंगल ग्रह उससे 3 ऊपर और शनि उससे 3 ऊपर। टोटल 900 योजन तक ज्योतिषी मंडल है। अच्छा तो गैलेक्सी है। दिन का मतलब 900 इंटू 2000 कोस। नहीं हाँ 2000 कोस बराबर, 4000 माइल से गुणा करोगे आप तो हाँ तो 900 इंटू 36 ओके, 900 36 हो गए, 36 इंटू 16 सो 1.6 किलोमीटर होता है 1 माइल में। तो हाँ तो कितना आया आपको? 900 का 1000 पकड़ लीजिए आप। हाँ तो वो 1000 4000 तो 4 इंटू 10 पावर 6 हो गया। हाँ और 1.5 से मिले तो 4 इंटू 1.5 हो गया 6, तो 6 इंटू तो 6 लाख किलोमीटर हुआ ये तो। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये तो इतना कम, और साइंटिस्ट ने तो और ऊपर पहुंचा दिया, और फिर भी मेरे हाथ नहीं आया चंद्रमा उनके। चंद्रमा के हिसाब से तो सही है 4 लाख किलोमीटर, लेकिन सूर्य तो कहते हैं 15 करोड़। और सूर्य हमारे हिसाब से वो नीचे है, हाँ है ना। तो आप ये जो आप जैसा बता रहे हैं कि 4 लाख किलोमीटर चंद्रमा की चंद्रमा दूरी है। सही है, तो भाई साहब आप तो बता रहे थे कि यही साइंस बताती है। करीब करीब नहीं, 4 लाख चंद्रमा नहीं है बाबूजी। चंद्रमा में इन्होंने 800 योजन बताया ना, 880 योजन। 880 योजन। हाँ तो 1000 और 880 में कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ तो ये बोल रहे हैं लगभग बराबर है चंद्रमा, तो हाँ लगभग बराबर हो जाएगा। तो पहुंचे क्या फिर? नहीं ऐसा है जैन साहब, ये चंद्रमा तो ऊपर है, उसके नीचे सूर्य है ना। हाँ हमारे और साथ उसमें नीचे सूर्य। साइंस में उल्टा बताते हैं, साइंस में तो उल्टा इसलिए डिस्टेंस का सूर्य का अंतर है। चंद्रमा का तो काफी जैन साहब जो भाई बता चांस रहे हैं मैच कर रहा है। हाँ मैच कर सूर्य का तो अंतर है, सूर्य का तो अंतर है क्या? अरे उसमें बताया ही उसको ऊपर है चंद्रमा भाई से, उन्होंने इसलिए अपने यहाँ नीचे बताया है, बताया। उन्होंने इसलिए बताया है कि अगर सूरज को इतने ऊपर नहीं बताएंगे तो उनकी कल्पना है कि पूरा लोक जल जाएगा। अगर वो सूरज इतना पर वो नीचा सब है, चक्कर लगा रहा है ना, तो ऊपर नीचे की बात कैसे हुई है कि अगर बीच में कोई केंद्र में कोई बॉल है
हाँ। उसके अराउंड में चक्कर लगा रहा हूँ। ऑर्बिट्स अलग अलग हो सकते हैं ना, हाँ, ऑर्बिट्स नहीं जैसे ऊंचे नीचे पृथ्वी ऑर्बिट्स हो सकते हैं ना। पृथ्वी पृथ्वी चक्कर लगा रही चंद्रमा, मतलब साइंस के हिसाब से हाँ सूर्य चक्कर लगा रही है, हाँ। तो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या वर्टिकल प्लेन या एंगुलर प्लेन में है, तो वो ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी ऊपर पहुंच कभी नीचे पृथ्वी आ रही है एक्चुअली। पहली बात तो चंद्रमा अगर एक मेरू मिनट, के चारों तरफ लगा रहे हैं ना चक्कर अपना। नहीं, पहली अगर जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में माने, हाँ किस प्लेन में चक्कर लगा रहा है वो, हॉरिजॉन्टल एक प्लेन मिनट, में, तो पहली सब बात एक ही सूर्य लेवल पे चंद्र होगा। जो है मेरू के चक्कर लगा रहे हैं, आप यहाँ से साइंस निकालिए ना। साइंस के हिसाब से एक्चुअली जैसे हम बोल रहे हैं, तो क्योंकि साइंस में हम कैसे बोलते हैं कि सूरज ऊपर है या चंद्रमा नीचे है। नहीं, अब या तो साइंस तो की नहीं बात बोलते। अपन, या तो साइंस की थ्योरी की बात करें या जैन थ्योरी की बात, दोनों मिला दिया आपने। नहीं, मतलब दोनों कंपैरिजन के हिसाब से मैं बोल रहा नहीं, हूँ actually। पहली बात तो जो जो जैन धर्म है या और दूसरे भी धर्म है, वो तो मानते ही नहीं कि पृथ्वी घूमती है हाँ है ना। वो तो मानते ही नहीं पृथ्वी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे कील पे घूमती है भी नहीं मानते, वो तो स्थिर मानते हैं। हाँ, अब इस थ्योरी को मान करके फिर इसके ऊपर चलें, फिर उन्होंने क्या बोला कि और जहां वो पे पृथ्वी बिल्कुल, कोई दूसरी है सब जो कि स्थिर है, क्योंकि ये पृथ्वी तो साइंस ने प्रूव कर ही दिया कि घूमती है। अरे साइंस की प्रूफ की क्यों बात कर रहे हो, जब है ही नहीं तो क्या प्रूफ, तो कुछ भी कर दो, थ्योरी तो 50 नहीं, तरह से बन मतलब सकती वो ना। पृथ्वी जो स्थिर है वो अभी साइंस वाले ढूंढ नहीं पाए, डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कहीं अरे पृथ्वी जो पृथ्वी स्थिर है। अलग नहीं है, इसी पृथ्वी को जो उनकी थ्योरी है, जिससे उन्होंने कल्पनाएं की हैं कि दिन रात ऐसे हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ऐसे हो रहा है, कुछ कुछ थ्योरी बना करके उसको फिट करते रहते हैं। तो जब उनको ये दूसरी थ्योरी समझ में आएगी, एक ही बात को सिद्ध करने के लिए दो तीन थ्योरी तब तक जो है एक जैसी लगती हैं, जब तक कि कोई उसमें ऐसा कोई चेंज ना आ जाए जहां उनकी थ्योरी फेल हो जाए, तब तक वो उनकी थ्योरी भी चलेगी, हमारी भी चलेगी। अब जैसे चित्रा पृथ्वी पर आपने मेरू पर्वत बताए, 5 मेरू पर्वत चित्रा पृथ्वी पर है, हाँ हाँ बिल्कुल है। और चित्रा पृथ्वी किस पर है? नहीं, एक राजू मोटा स्लैब लीजिए आप लोग के बीच ये में। वो कहाँ हवा में लटका हुआ है या कहाँ कहाँ पर है? हाँ हवा में लटका है अरे सब। अपन इतने दिन से पढ़ रहे हैं ये सब, यही तो पूरा बता रहे हैं, यही तो पूरा बता रहे हैं, ललित कुमार जी यही तो पूरी ये बता रहे हैं, किताब हवा में खत्म लटके हो हैं गई, सब। एक मिनट, पूरी किताब खत्म हो गई है, इसी थ्योरी के ऊपर पढ़ के अपन यहाँ तक आए हैं, अब अंतिम छोर पे आ गए और आप वो नहीं, एबीसीडी पर पूछ रहे एक्चुअली हो। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ शायद, इसलिए नहीं, वो कंसेप्ट लास्ट मतलब में थोड़ा सा थोड़ी एब्जॉर्ब आया। नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि देखो ये किस तरह से। नहीं देखो, मैं एक सेकंड के लिए मुझे दिए टाइम दीजिए। देखो वो ललित जी, जिस प्रकार से अब अगर आप बैलेंस से अगर मैग्नेट लगा दें चारों तरफ और बीच में एक लोहे का टुकड़ा रख दें बीच में, तो हवा में लटका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, आप जानते हैं ऐसा होता है। ऐसे ही गैलेक्सी में ये जितने भी जो तारे हैं ये सब इंडिपेंडेंट हैं, सब घूम रहे हैं और एक ऑर्बिट में है, और उसमें कोई ये नहीं है कहीं किसी कोई आधार हो, किसी का कोई आधार नहीं है। नहीं, पर वो घूम रहे इसीलिए उस ऑर्बिट में बने हुए, नहीं घूमे नहीं तो फिर चक्कर हाँ पड़ेगा यस इनको। राइट यार, घूम रहे हैं ऑर्बिट में, तो घूम रहे इसमें तो हम स्थिर मान हैं। रहे हैं, हाँ जनशास्त्र इसीलिए स्थिर तो, मान रहे हैं, इसीलिए हाँ स्थिर रहेंगे स्थिर तो। कोई नहीं है, कोई भी तारा स्थिर नहीं है, सब घूम रहे हैं। अरे ललित जी पृथ्वी की बात कर रहे हैं सर। वो पहले तो पृथ्वी की पृथ्वी बात भी नहीं, पृथ्वी भी घूम रही है, है। पृथ्वी भी घूम रही है। अरे पृथ्वी को मत पृथ्वी कहाँ घुमाओ भाई, घूम रही है सर? पृथ्वी को मत हाँ घुमाओ, अपने को चक्कर आता है तो अपन घूमते हैं, हाँ पृथ्वी नहीं घूमती। देखो सीवी जैन साहब, कोई भी तारा स्टेबल नहीं है आपस में, या तो स्वयं घूम रहा है या ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी कोई नहीं है। सुनो, ये तो साइंस कहता है सर, आपका ये जनशास्त्र नहीं जैन कह रहा धर्म भी है यही कहता है, जैन धर्म भी यही कहता है। एक मिनट, जो साइंस कहता है उसके हिसाब से क्या है, वो सूर्य चंद्र घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, या पृथ्वी उनके आसपास घूम रही है, बताओ। साइंस के साथ घूम रहे हैं घूम सब। रही है, कोई अपनी धुरी पे घूम रही है और खुद चक्कर भी लगा रही है सूरज के, चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, मतलब दूरी पे भी घूम रही है और उठ उठ करके उनके भी चक्कर लगा रही है। वो सूरज चंद्र चक्कर लगा जहाँ रही है, है। और सूरज चंद्र किस पे ऑर्बिट टिके में हुए हैं, एक मिनट, सूरज चंद्र किस पे टिके हैं, वो उनका क्या आधार है साइंस के हिसाब से? साइंस के हिसाब से एयर है चारों तरफ। एयर है तो वो भी लटके हुए ना। हाँ, अगर और एयर है तो वो तो अपने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से एक बैलेंस बना हुआ है, जिससे उस ऑर्बिट में है वहां पे वो। मगर वो कहीं टिके हुए नहीं है, जैसे आप पृथ्वी को मतलब टिकाने के लिए कह रहे हैं ना, पृथ्वी को आप बोल रहे हो कैसे हवा में कैसे हो रही है पृथ्वी, नहीं, उसकी मतलब कोई एक्चुअली साइंस तो ये बताता है ना किस तरह से अपनी ऑर्बिट में बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है, क्या बना है, और मतलब अपने ऑर्बिट में क्यों बना हुआ है वो, एक्चुअली क्यों ऑर्बिट से स्थिर नहीं रह पाता है, या
ये बेसिस बता रहे हैं ना साइंस तो। हाँ अब अगर हम इसको बोले पृथ्वी स्थिर है, तो स्थिर में तो उसको स्थिर कौन बनाए हुए है, कौन सी शक्तियां स्थिर बनाए, नहीं तो वो तो गिर जाएगा। हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि साइंस के हिसाब से भी सारी चीजें जो है अधर में ही है है ना, किसी की भी कोई एक बेस मिनट तो नहीं है, सब अधर में घूम जैन रहे हैं। साहब, हाँ जैन साहब थोड़ा हाँ। मैं इंटरवीन करूंगा। हाँ देखिए साइंस के हिसाब से जो ललित जी कह रहे हैं, हाँ पृथ्वी धुरी पर घूमते हुए भी वो सूर्य का चक्कर काट लगा रही है, हाँ ठीक है। अब हाँ ये पृथ्वी तो घूम रही है, हाँ सूर्य तो स्थिर है हाँ, उनके मैंने हिसाब वही से। बोला, मैंने वही बोला, हाँ, वो स्थिर है तो सूर्य किसका आधार है? सूर्य स्थित है, सूर्य स्थिर है, तो वो जो कह रहे हैं, जो उनका जो ऑर्बिट सिस्टम है, सोलर सिस्टम है जो अपना, उसके आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण साइंस थ्योरी के अनुसार वो वहां पर बीच में स्थिर है और ये इसमें घूम रही है। वही एनालॉजी अगर आप लगाएं जैन शास्त्र में, तो वहां पर अपनी अपनी जो पृथ्वी है वो स्थिर है और सूर्य मेरू के चक्कर लगा रहा है। वही बात हुई ना सर। और पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है अगर, तो वो पृथ्वी की जो धुरी है वो किस पे टिकी हुई है? नहीं, वो तो किसी उसका भी पर कुछ नहीं टिकी बेस हुई होगा है। ना। नहीं, वो बिल्कुल टिकी नहीं नहीं होता, नहीं, किसी वो पर तो नहीं टिकी हुई है। गुरुत्वाकर्षण बैलेंस बना हुआ है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बैलेंस बना हुआ इसका है, वो मतलब घूम रही है अपने आप। इसका मतलब सारा सौरमंडल इंक्लूडिंग पृथ्वी सब घूमने में लगे हुए हैं, हाँ है ना। यही है, स्थिर कोई भी नहीं है और उसका उनका आधार किसी का भी नहीं है, किसी का भी आधार नहीं है ना आपके हिसाब से। नहीं, हाँ। आधार कुछ नहीं, सूर्य भी जो है ना हाँ, अधर में ही लटका हुआ है, सब मगर अधर में स्थिर है। है तो अगर जो है साइंस के अनुसार। अगर जैन सिद्धांत में ये कह दिया है सब कुछ अधर है, तीन लोग जो है अधर हैं, तो क्या गलती की? नहीं, कोई सही गलती बात है, नहीं, वही वही नहीं, मैं अधर कह की नहीं, रहा वो था। स्थिरता गलती की कोई बात है नहीं ना है। सर। नहीं, अधर की बात नहीं, स्थिर जो बोल रहे हैं ना। नहीं, स्थिर का मतलब क्या ये कहते है, स्थिर का मतलब क्या है? जो एक तो अपन आधार की बात करें पहले, आधार का मतलब है कि किस पे टिकी हुई है, हाँ। है ना। तो इस जगह पे तो कोई भी किसी का भी आधार नहीं है, चाहे वो साइंस में चलो इसमें। हमने तो ये मान लिया कि हमारा पूरा ही तीनों लोक इंक्लूडिंग गैलेक्सी वो सारी ही Yes. अधर में है हाँ, और गैलेक्सी बिल्कुल भी है। घूम रही है ना। बहुत गैलेक्सी हैं वो भी आपस में घूम रही हैं। और वो अपने अंदर वो जो सौर मंडल में जो है वो घूम रहे हैं अपने अपने। सौरमंडल भी घूम रहे हैं। ठीक है, ये जो है जैन धर्म का जैन सिद्धांत है। साहब, एक मेरा इसमें ये था कि मतलब आपका कहना मतलब ये है कि पृथ्वी घूम रही है सौरमंडल में, लेकिन अपने आप में नहीं घूम रही, वो रोटेट हाँ, नहीं हो रही, हाँ, वो ये साइंस सौरमंडल में बताती है, घूम रही है। ये तो साइंस कहती है कि अपने आप में घूम नहीं रही नहीं, है। सौर मंडल में भी नहीं घूम रही है पृथ्वी। हाँ, हमारे हिसाब से तो पृथ्वी सौर मंडल में भी नहीं घूम रही है, लेकिन क्या है, पृथ्वी समेत कंप्लीट जो कॉलम है नीचे से ऊपर तक 14 राजू का, वो हवा में लटका हुआ है। हाँ, वो जैन सिद्धांत के हिसाब से सर। जैन सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही बात कर नहीं, रहा हूँ। वो साइंस की बात कर रहे हैं नहीं, शैलेंद्र जी। देखो जब अपन बात करें तो एक बार में एक थ्योरी की बात करें, मिला जुला हाँ। के बात करने में गड़बड़ होती है सही बात है, सही। ठीक है सर, तो ये इसमें आप फिर से एक बार नए सिरे से तत्वार सूत्र पढ़ना ललित जी, आपको समझ में आएगा। ये वही मैंने एक टॉपिक उसमें से निकाला था, वो मुझे मिला नहीं, तो आपको ये पूरा डिटेल में आप जाएंगे ना। ये तत्वार सूत्र की मेरे पास 3-4 किताबें हैं, एक किताब में से सिर्फ नक्शे ही नक्शे दिए हैं, बड़े बड़े 3 डायमेंशनल, तो उसमें देखना। और बाकी की मेरे पास वो सरवार सिद्धि टीका है, तत्वार सूत्र की 2-3 टीकाएं और है, सब पढ़ेंगे आप बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। अरे माता एक बात बताओ, जब हम किसी चीज की स्टेबिलिटी मानते हैं जी, तो हमें उसका आधार तो मानना ही पड़ेगा ना फिर, बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बिना आधार के कोई चीज स्टेबल रह जाएगी क्या? नहीं, देखो आधार के भी जो है, अभी अपन ने जैसे पूरा तीनों लोक को मान लिया, ये हाँ, तीनों लोक जो है वो वैसे तो जो है वो कहीं घूम नहीं रहे हैं, हाँ, लेकिन तीनों लोक जो है वो हवा में स्थिर है। इस हवा में स्थिर है। हाँ, अभी उसमें लोगों ने, किसी ने लगा ऐसी कल्पना की ना, जैसे शेषनाग की कल्पना की, हाँ, उन्होंने वो बोला गलत क्या, है। हाँ उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, हवा में थोड़ी लटका है तुम। फिर बोले शेषनाग के आधार पर टिकी हुई पृथ्वी। तो बोले शेषनाग किस पर टिके हुए हैं? बोले वो शेषनाग लड़के तो हुए हैं। अधर लटके हुए हैं। तो उनको क्यों लटका दिया जब लटका नहीं था सबको? थोड़े संग को लगा दिया, हाँ, शेषनाग को संग लगा दिया लड़के में। अभी जैसे अपन बोलते हैं भाई कि ये इतना बड़ा जो ब्रह्मांड में जो 3 लोक है वो कहाँ टिका हुआ है, तो अपन अगर कहते हैं कि साहब धरती पे टिका हुआ है, तो अपने को तसल्ली हो जाती है। लेकिन उससे आगे की बात अगर अपन ने कर दी, किसी ने पूछा कि धरती किस पर टिकी, तो अपन बोले वो तो अधर है, तो अपन को वो हजम नहीं होता,
है ना। यहाँ तक कि अगर रुक जाओगे पृथ्वी पे सब रुका है तो अपन को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि किसी पे ये बात है असली। जैन साहब आप ये बात लेकिन रात और दिन का कुछ अपने जैन धर्म के हिसाब से कुछ क्या बताया रीजन उन्होंने रात और दिन होने का? हाँ वही बताया, जो अपने अपने जो मेरु पर्वत हैं अपने अपने जहाँ पर है, जैसे यहाँ पर एक मेरु है सुमेरु पर्वत, और वहाँ धात की खंड में 2 हैं, ठीक है। और सूर्य चंद्र की भी जो उसमें जो गिनती है उसी हिसाब से दी हुई है कि वहाँ पर कितने कितने सूर्य चंद्र होते हैं, तो वो उस हिसाब से रात दिन वहाँ के होते हैं अपने अपने जगह के। तो घूम रहे हैं इस वजह रात दिन होते हैं, घूम रहे हैं इसलिए रात दिन होते हैं, घूमेंगे नहीं तो फिर रात दिन नहीं होंगे। देखो ये मैं आपको सर्वार सिद्धि में से पढ़ सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के भीतर पाए जाते हैं। मानसोत्तर पर्वत की के एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक कुल विस्तार 45 लाख योजन है मनुष्य लोक का। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए यह मनुष्य लोक कहलाता है। इस लोक में ज्योतिष्क सदा भ्रमण किया करते हैं। ज्योतिष्क मनुष्य लोक में सदा भ्रमण करते रहते हैं। इनका भ्रमण मेरु के चारों ओर होता है। मेरु के चारों ओर 1121 योजन तक ज्योतिष्क मंडल नहीं है। इसके आगे वह आकाश में सर्वत्र बिखरा हुआ है। मतलब वो जो मेरु पर्वत है, जहां जहां भी मेरु हैं, उनसे सटे हुए नहीं है घूमते, वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर जाके 1121 योजन आगे जाकर के वो फिर बिखरे हुए हैं। जैसे प्रजनक है, तारा मंडल है, ये चंद्रमा सूरज हैं, ये सब पूरे आकाश में। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र हैं। एक सूर्य जम्बू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन रात में करता है। इसका 4 क्षेत्र जम्बू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्रों में 330 48/61 योजन माना गया है। सूर्य के घूमने की कुल गलियां 184 हैं। वो जो ऑर्बिट्स है ना सूरज के, वो कितने हैं? 184। अपन बोलते हैं कभी उत्तरायण हो गया, कभी दक्षिणायन हो गया, उसमें भी फिर ऊपर नीचे उनके जो है लेवल होते हैं। ऐसे 184 उनकी ऑर्बिट्स हैं। इनमें यह क्षेत्र विभाजित हो जाता है। एक गली से दूसरी गली में 2 योजन का अंतर माना गया है ना, ऑर्बिट्स के बीच में। इसमें सूर्य बिंब के प्रमाण को मिला जाने पर वो 248/61 योजन होता है। इतना उदय का अंतर है। मंडलांतर 2 योजन का ही है। चंद्रमा को पूरी प्रदक्षिणा करने में 2 दिन रात से कुछ अधिक समय लगता है। चंद्रोदय में न्यूनाधिकता इसी से आती है। वो कम ज्यादा जो दिखता है ना, जो कलाएं जैसे कहते हैं, तो वो पूरी प्रदक्षिणा में उनका जो इतना समय लगता है। लवण समुद्र में, अब देखो लवण समुद्र में 4 सूर्य, लवण समुद्र कहाँ है? जो हमारा जो ये है जम्बू द्वीप है ना, उसके तुरंत बाद जो समुद्र है उसका नाम लवण समुद्र है। उसके बाद में फिर जो ये जाएगा धात की खंड आएगा, फिर कालोदधी आएगा, इस तरह से। तो लवण समुद्र में 400 सूर्य, 4 सूर्य 4 चंद्र, धात की खंड में 12 सूर्य 12 चंद्र, कालोदधी में 42 सूर्य 42 चंद्र, और पुष्कर अर्ध में 72 सूर्य 72 चंद्र हैं। इस प्रकार 2.5 द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्र हैं। इन दोनों चंद्र इंद्र, और इन दोनों में चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। एक एक चंद्र का परिवार, एक एक चंद्र के परिवार में कौन कौन है? एक सूरज है, 28 नक्षत्र हैं, 88 ग्रह हैं और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और ये तारों की गिनती भी है। हाँ, ये एक एक चंद्रमा का परिवार है। इन ज्योतिषकों का गमन स्वभाव है, तो भी अभियोग्य देव सूर्य आदि के विमानों को निरंतर ढोया करते हैं। ये देव सिंह, गज, बैल और घोड़े का आकार धारण किए हुए हैं। देखो वो बोल रहे हैं कि हालांकि ये अपने आप में घूम रहे हैं, स्वयं ही गतिशील हैं, लेकिन गतिशील होने के लिए उसमें निमित्त कौन बनते हैं कि उनमें ज्योतिषी जाति के ही देव होते हैं, विशेष देव होते हैं, जो घोड़ा आदि बनते हैं, या जो उसका जाति के जो है ना जानवरों का रूप बना लेते हैं, और अपन को दूर से दिखाई देता है कि उनको घोड़े खींच रहे हैं। ऐसी कल्पना भी की गई ना कि सूरज के विमान को घोड़े खींच रहे हैं। तो वो घोड़े कौन से हैं? वो तिरंज जाति के घोड़े नहीं, बल्कि उन देवों में ही विशेष प्रकार के देव होते हैं जो उस तरह का रूप धारण करते हैं, और उनसे यही काम लिया जाता है। इन ज्योतिषकों का स्वभाव है, तो भी अभियोग्य देव सूर्य आदि के विमानों को निरंतर ढोया करते हैं। ये देव सिंह, गज, बैल और घोड़े का आकार धारण किए रहते हैं। सिंह आकार देवों का
मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा गजाकार देवों का मुख दक्षिण दिशा की ओर, वृषभाकार देवों का मुख पश्चिम की ओर और अश्वाकार देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन बताया। बाकी ये पूरा तलवार सिद्धि एक टीका है तत्वार सूत्र की, इसमें ये अपने आप में ही मुझसे भी ज्यादा मोटी है। तो जब आपको और ज्यादा जिज्ञासा हो तो इसमें बहुत डिटेलिंग है, जब आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलें। ललित जी और कंफ्यूज हो गए कि थोड़ा कंफ्यूजन कम हुआ? नहीं, ठीक है। मुझे तो लगता है ये वाला क्वेश्चन हमें छोड़ देना चाहिए। हमारी जो जैन धर्म है समझ में नहीं आएगा। एक मिनट शैलेंद्र जी को कुछ बोल रहे हैं। हाँ ये जो जैन धर्म है वो बियॉन्ड इमोशन है, बियॉन्ड साइंस है। हाँ नहीं, ललित जी कुछ अभी और कह रहे हैं। हाँ ललित जी बोलिए। मेरा तो सोचना सर ये, जैसे जैन धर्म के जो कर्म सिद्धांत हैं या उस तरह से जो चीजें हैं जो अपने जीवन की आत्मा से संबंधित, हाँ उसमें हम गहराई में चले जाएं हाँ और अपने व्यवहार में लाएं। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो हो नहीं पा रहा है सर एक्चुअली, ठीक बात समझ में नहीं आ रहा है और इसको हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। देखो हम जैसे इतने इसमें टाइम दे रहे हैं तो कुछ गेन तो मुझे लगा, मतलब मुझे पर्सनली लग रहा है कि मेरा कुछ गेन नहीं हो रहा। नहीं आपका नहीं हो रहा होगा। ऐसा है कि देखो सब जीवों की अलग अलग जो है वो मानसिक दशा होती है, उनके अलग अलग भौगोलिक IQ होता है। कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, ये बोले आत्मा तो आप बाद में बताते रहना, हमें तो ये बताओ कि ये धरती कैसी है, कहाँ से आई है, हम कहाँ बने हैं। तो बहुत सारे लोग ये जितना भी जो दर्शन दिया जाता है, साइंस प्रूव करके बता रही है। अगर किसी को जिज्ञासा है तो वो साइंस वाली पढ़े ना। इसमें तो कोई प्रूफ नहीं है। साइंस की क्यों पढ़े? कोई प्रूफ नहीं है इसमें। तो इस वजह से मानना है आपको कि जिनवाणी है ये, इसलिए आप इसे मान लो कि सही है। साइंस की क्या प्रूफ है? नहीं है ये, केवल जिनवाणी। साइंस तो प्रूव कर रही है। पृथ्वी जो उसने डिस्कवर किया है वो उसके पूरे डेटा है। आप प्रूव कर रही उन चीजों को जो डिस्कवर नहीं किया है। डिस्कवरी को आप मान रहे हैं, और जो केवल ज्ञानी ने जो अपने मुख से कहा है उसे कह रहे हैं कि इसे पढ़ो मत। ये नहीं बोल रहा बाबूजी क्या है कि आप इसे मान लो कि जिनवाणी है ये, आप इसे क्वेश्चन मत करो। जिनवाणी है ये सच होगी, ये इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट है। और साइंस में क्या जो डिस्कवर किया है वो पूरे फैक्ट के साथ है, मेजरमेंट के साथ है, लॉजिक के साथ है। देखो अभी 2-3 चीजें हैं इसमें। SK जैन साहब, मैं 2 मिनट लूंगा। देखिए जो ललित जी कह रहे हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये कर्म सिद्धांत है या मोक्ष जाना है या आत्मा की मुक्ति होनी है या जीव एक उससे उसमें जाता है, जो भी जैन सिद्धांत ने आगम ने केवल ज्ञान के फलीभूत होकर जो वहां से उपदेश दिए, वहां से जो अपने ग्रंथ बने उसके बाद हमारे पास कौन सा प्रूफ है? वो भी तो हम थ्योरी मानी है, काल्पनिक है वो भी सब। नहीं, कल्पना की हुई है। हम कर्म सिद्धांत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ है क्या? मगर एक मिनट मुझे पूरा कर लेंगे सर। वो कोई प्रूफ नहीं है। हम जिन आगम के हिसाब से जो वाणी श्री है, जो हमारे ग्रंथ लिखे हैं, उसको मान के हमारे पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने कितने हजार साल तक अपनी तपस्या की थी। आदिनाथ भगवान का शरीर इतने योजन का था, इतने योजन का था। ये सब लिखी हुई चीजें हैं, उसको हम मान रहे हैं। तो साइंस अपनी जगह जरूरी हम मान रहे हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का इतना शरीर बताया है, अब हम उसे मान नहीं रहे उसको। ठीक है, होगा शरीर। नहीं, ये तो हम दो दाव पे पांव नहीं रख सकते। या तो मानेंगे या नहीं मानेंगे। नहीं, इसमें से क्या मान उसको मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ रहा ना सर एक्चुअली। एक सेकंड। अभी इसमें से जो अपन ने जितनी थ्योरी पढ़ी उसमें से क्या आपको एक्सेप्टेबल है? किसको मानते हो? ये जो स्ट्रक्चर बताया है ये मेरे को नहीं ऑब्जर्व हो रहा। अच्छा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देते। बाकी मेरे को पूरा मन से फील हो रहा है कि यह तो सही है सब कुछ जो आप बहुत बढ़िया जो बात बताई, सिद्धांत बताया। कोई बात नहीं। सुनो, ऐसा है कि सब तरह की सब रुचि वाले और सब अपनी जो मनोदशा वाले जीव हैं, बहुत तरह के होते हैं। जिनको कोई चीज अच्छी सही लगती, कोई चीज नहीं सही लगती, कोई वो थ्योरी की बात सही है, ये सब मान्यता की बात ही है ना। अभी जैसे जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं उनको काफी कुछ वो जैन धर्म की चीजें मानते हैं, लेकिन कुछ चीजों में डिफरेंट है उनका ओपिनियन। वो बोलते हैं कि हम सारे लोग जीव जो हैं कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं,
लेकिन वो क्या बोलते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज तो है और हम सब उससे ही गवर्न होते हैं। तो ऐसे जितने भी इस संसार में जो मत चले हैं, मतांतर इसी तरह तो होते हैं ना। कुछ चीजें उनको जो है वो समझ में आती हैं और उनको मान लेते हैं, कुछ चीजें नहीं मानते। लेकिन अगर हमारा पर्पस जो है बेसिक जो है, अगर हम इतना सब मानते हैं कि हम सब जीव द्रव्य हैं और हम सब जो है वर्तमान में दुखी हैं संसारी अवस्था में, और सुख की प्राप्ति होने के लिए मुक्त होना आवश्यक है, इतनी बात अगर अपन ने मान ली, बहुत सारे ऐसे जीव आपको बताऊं मैं, जैसे ये हमारे जो निश्चयाभासी जो जीव जिन्हें बताया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो जीव जो है वो सिर्फ आत्मा को मानते हैं, आत्मा के अलावा किसी और चीज को पढ़ने की उनको रुचि भी नहीं। आपको कितने लोग बता दूं कि वो जो है इसके अलावा और टॉपिक पढ़ने वाला वो हंसते हैं। वो उनके अनुसार सिर्फ द्रव्यान योग ही पढ़ने योग्य है, द्रव्यान योग से ही कल्याण हो जाने वाला है, और वो न करणान योग को न पढ़ना चाहते हैं, न चरणान योग को पढ़ना चाहते हैं। अब वहां अपने आसपास ही लोग हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे, और वो द्रव्यान योग यानी आत्मा को इतनी गहराई से और उससे पढ़ते हैं, लेकिन बाकी चीजों को उनको कोई रुचि नहीं है। वो कहते हैं अल्टीमेटली आपको जब भी मोक्ष जाना होगा तो द्रव्यान योग के सहारे ही होगा, इसलिए वो इन सब चीजों को नहीं पढ़ते। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कोई हर्ज नहीं, सो लॉन्ग एज कि अपने को मुक्त होना है, संसार में मैं दुखी हूँ, ये मेन थ्योरी हमको समझ में आ जाए, कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए, तो बाकी की समझने की जरूरत नहीं है। ये तो लोगों को जिज्ञासा होती है इसलिए ये पढ़ते हैं, जिनको जिज्ञासा नहीं हो वो नहीं भी पढ़ते। तो आप उतना ही उतना मानिए, साइंस का ही मानिए, ठीक है ना, और उसके बाद का जो बाकी जो आत्मा से संबंधित है उसको रखिए, जब समय आएगा तो आप ये भी समझ जाएंगे, ठीक है ना साहब। बहुत सारे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी ना, वो पढ़ सकते हैं। अभी अपन जितने लोग श्रोता हैं उनमें से ही कि अपन उनसे कहें जाकर के भाई साहब आप इतनी बात तो साइंस की मानो और बाकी जो है जैन दर्शन की मानो, तो वो एग्री नहीं करेंगे। तो जैन साहब अभी हाँ। जैसे हम बोलते हैं कि भाई अभी जो पर्यावरण की चेंज हो रहा है, सारी बर्फ पिघल जाएगी सब, तो ऐसा लगता है कि 150 साल में हम सब सलट जाएंगे सारे। लेकिन ऐसा कभी, बिकॉज अभी साइंस तो वही बोल रहा है ना, साइंस तो बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन ये वो बात तो अभी तक कहीं भी प्रूव हुई नहीं, ये बात तो चलती जा रही है। तो अभी साइंस है अपनी जगह, उसमें खोज हो रही है, लेकिन सब कुछ साइंस ने प्रूव कर लिया है, सब कुछ लिख लिया है, ऐसा हम नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, ये आप जैन धर्म पर हम सिद्धांत रख के चल रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो लिखी बात सही ही होगी, उसको इतना मान के चल सकते हैं। क्योंकि आज ये तो जानने का तो आत्मा को जानना है वो तो सब जान ही रहे हैं, लेकिन जो पूरे विश्व को जानने की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि सबने जान लिया है या साइंस ने जान लिया है, वो ऐसा है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। नहीं, इसको नहीं जानने से आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। नहीं, अगर आप चैलेंज इसको ये नहीं जो भी श्रद्धांत की बात है और कुछ नहीं। आप इसको नहीं भी मानेंगे ना ललित जी, तो भी आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मोक्ष के रास्ते पे तो फिर भी चल सकते, बस बिल्कुल चले जाओगे 100%। वो तो किसी की जिज्ञासा हो कि साहब आप बताओ जैन सिद्धांत के अनुसार धरती का रूप क्या है, तो ये बता दिया जाएगा। अगर कोई पूछेगा ही नहीं तो उसको नहीं बताया जाएगा। जब उन्होंने 84 लाख योनियों में जन्म कहाँ कैसे कैसे होता है वो भी लिखा हुआ है कि ईंट के नीचे भी आदमी जीव पैदा हो जाता है। हाँ, ये तो अपन प्रत्यक्ष बताइए, ऐसे मानने वाली बात पैदा होती है ना। मेन चीज ये है कि हम उन चीजों को, जैसे हमने कहा साहब आदमी जन्म लेता है और ऐसा होता है वैसा होता है, अगर आप कहो तो अरे भाई किसने जन्म लिया, तो कौन आदमी है, कैसे आया, क्या, तो आगे इस तरीके प्रूव नहीं हो सकते। साइंस इस बात को प्रूव कर सकती है, कुछ चीजों में साइंस भी अक्षम है, प्रूव नहीं कर सकती ना। तो ऐसे ही हमें कहीं न कहीं आकर के श्रद्धा पूर्वक केवली के जो जिनवाणी है उसको हमें श्रद्धा पूर्वक तब तक नहीं रहोगे तब तक आप मोक्ष की तरफ सोच भी नहीं सकते। देखो संसार तो ना साइंटिस्ट, जैसे डायमंड बनता है तो डायमंड बनने का पूरी थीसिस लिखी हुई है कि भाई डायमंड ऐसा बनता है। लेकिन जैन धर्म ने तो हजारों साल लाखों साल पहले लिख दिया कि हर चीज को परमाणु से परमाणु मिला के और उसका उसकी वजह से ये चीजें बनती हैं। देखो ऐसा है, संसार तो किसी ने बनाया नहीं है, साइंटिस्ट ने भी खाली उसकी खोज की है कि साइंस जो संसार में जो चीजें हैं वो कैसे बनी होंगी, उसके लिए और अपनी थ्योरी बना दी, और उन थ्योरी पे भी वो चल रहा है, दूसरी थ्योरी भी प्रमाणित होती है। जैसे ब्रह्म कुमारी ने माना है कि जितने पशु आदि हैं उनकी आत्माएं अलग हैं, वो अलग जीव हैं, उनकी स्पेसी अलग है, और जो मनुष्य हैं उनकी जो आत्मा अलग होती है। तो तब भी थ्योरी चल रही है ना। अब अपन उनसे अगर लड़ भी लें कि नहीं साहब ऐसी, वो कहें नहीं आप बताओ,
आप प्रूव करो कि ऐसा नहीं है और हम उनसे कहें कि आप प्रूव करो, इसका कोई अंत नहीं ना। तो ये चीजें कुछ बिलीव करने वाली चीजें हैं। फिर अरे साइंस उसके साथ साहब चल रही है। इस्लाम धर्म में वो कहता है जन्म होता होता ही ही नहीं नहीं है। है, हाँ अब क्या करोगे तुम? ठीक है ना साहब। तो ये सब जो है अपनी ये पर्सनल मान्यताएं हैं, और उसमें जिसको आज ये जब जब समझ में आना होता है तभी आता है, और ये नहीं भी आएगा समझ में तो भी आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। नहीं, आपका भाई साहब आपका एक सिद्धांत सही है, आप जो कह रहे हैं जी जो जैसा है केवली ने किया वो वैसा ही है। जितना हाँ खोज हो चुकी है वो साइंस बन गया, जितनी हाँ खोज की जा रही है अभी साइंस भी उसके लिए अभी सक्षम नहीं है। नहीं। और तो ये साइंस मानना पड़ेगा यहाँ से अपनी चलिए। साइंस भी अपनी थ्योरी कितनी बदलती रहती है। पहले वो बोलते थे एक ही सूरज चंद्रमा है, लेकिन थ्योरी पे फिट नहीं हो रही तो उन्होंने दो बना दिए, है ना, जो और हम हमारे यहाँ बहुत पहले पहले से ही कह दो है। चुके, हम बहुत पहले कह चुके हैं। ऐसा ही है। तो ये जो थ्योरी जो साइंस की है जो खोजी हुई है, भले हमको समझ में आ रही है वो, क्योंकि वो लॉजिक जैसा लॉजिक एक्चुअली उन्होंने साइंस दे दिया। बदल ही रहा है टाइम के साथ में, हाँ इवॉल्व हो बदल रहा रहा है। है, इवॉल्वमेंट ही है ना, क्योंकि साइंस में खोज कर रहे हैं। जो विश्व है वो तो वैसे ही के वैसा है, लेकिन उसमें जितना उनको समझ में जाता है उसे साइंस कह देते हैं। बहुत सही और अब बात। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहे। हाँ अब हाँ तो वही तो चले बता आ रहे रहे थे। हाँ धीरे-धीरे। हाँ हाँ, देखिए तो चलिए ये अपन जो है थोड़ा अभी जिन जीवों को ये समझ में आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल से आगे के जो पॉइंट है उसमें जो है जो 3 लोग की रचना नहीं आएगी, इसलिए आप परेशान ना हो। आगे है ना, थोड़ा सा अपना थोड़ी बात भाई साहब ये विचार विमर्श करने से, चर्चा करने से कुछ क्लियर बातचीत क्लियर होती है, और लॉजिक जो है कुछ कहीं हद तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है हाँ ये हम बेकार चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ललित जी ने जो कहा नहीं या बाबूजी, बेकार जयप्रकाश जी ने जो बेकार कहा, चर्चा कुछ नहीं होती है। इन चीजों की जिज्ञासा तो होती है, हाँ और हाँ। इसमें जैन धर्म ने किस तरह से इसको विवेचन किया है वो भी जानना बहुत, मतलब बहुत उसमें जरूरी है, मानने में बहुत कोई जरूरी। बुराई नहीं है। दूसरी बात बुराई नहीं है। एक और क्या है, देखो जैसे अभी हम अपन लोगों का जो ज्ञान है, क्षयोपशम में ज्ञान है, उसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि जो उसको भली भांति समझा सके। लेकिन जो सही बात। जो समझ ज्ञान, सके समझा सके, हाँ ना पूरी समझ सके ना नहीं समझा पाते हैं। सके, बिल्कुल सही कह रहे हाँ। हैं। जो पहले कितने ज्ञानी होते थे, आप देखो मुनि आदि वो शास्त्रार्थ करते थे तो लोग निरुत्तर हो जाते थे, एक एक बात एकदम क्लियर कर देते थे वो। तो वैसे ही ना तो क्षमता आजकल हम लोगों में है न समझने की न समझाने की, बिल्कुल ठीक है ना, सही। इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है। पहले के लोग समझते थे। नहीं, फिर भी जितने भी शास्त्र अवेलेबल हैं, जो आज टीका टिप्पणी अवेलेबल हैं, जी उसमें काफी इलॉबरेट किया है। हाँ काफी किया है, और, काफी किया और है। वो थोड़ा तो समझ में आता है, ऐसी बात हाँ नहीं है हाँ कि वो समझ में नहीं आता है लॉजिकली। अब अपने को एक्सेप्टेबल है नहीं है, ये अपना हाँ कॉन्शियस है। वो कोई बात नहीं, वो नहीं भी होगा तब भी अपन मोक्ष चले जाएंगे। जैसे जैसे आपने एक बात बोली जन साहब आज, जी कि जैसे बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मोक्ष मिल जाए, हाँ तो उन्हें मोक्ष तो मिल जाता है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि ये बात जैन धर्म ही बोलता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, हाँ आपको हाँ सोचना हाँ चाहिए। बिल्कुल। देखो वो एक और बताऊं आपको इसके अलावा, इंद्रभूत मुनि थे, इंद्रभूति थे ना जो गौतम गणधर बने, वो कितने ज्ञानी थे। उनका ज्ञान तो बहुत था, लेकिन ज्ञान उनका सम्यक नहीं था, सही दिशा में नहीं था, सही श्रद्धान के साथ नहीं था। इसलिए वो गणधर बनने के योग्य उस समय तक नहीं थे, जब तक कि उन्होंने आकर के वहां भगवान के दर्शन करके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया उनका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद ही उनका ज्ञान, इतना जो ज्ञान था, जो मिथ्या ज्ञान था, वही सम्यक में बदल गया और वो इस योग्य हो गए कि गणधर बन गए। तो ऐसे ही हर जीव की अलग अलग समय में अलग अलग परिणति और मनोदशा होती है। अच्छा भाई साहब, एक मुनि के बारे में आप बताते हो, केवल उनको यही पता, कुछ पता नहीं था, केवल यही पता था कि वो दाल दाल का अलग, छिलका अलग होता है, दाल अलग होती है। हाँ और इसी थ्योरी के ऊपर श्रद्धान करके हाँ पूर्ण रूप से वो मोक्ष चले गए। बराबर। उन्होंने वेद ज्ञान कर लिया और वेद ज्ञान करके वो मोक्ष चले गए। तो भाई ललित जी सही कह रहे हैं, बहुत ही इधर उधर हाथ पर मारने से कोई लाभ नहीं है। जो मेन चीज है उसे समझो यार। बस बिल्कुल से कौन कहाँ देखो पर है, ये कौन तो चक्कर लगा रहा है, कौन खड़ा हुआ है, कौन सूरज में, क्या, इनसे कोई लाभ नहीं है। वास्तव में मैं आपको बताऊं ना, वास्तव में तो यही जो दशा है, जो जिन्हें आत्मा के बारे में तीव्र रुचि है, बाकी सब मतलब नहीं है किसी से, और वही जाएंगे, वही वही मोक्ष जाएंगे, सही वाले। अच्छा क्वालिफाई किया, वेरी गुड। बहुत सही है, सही सही आपने कहा, वही जाएंगे। चलिए साहब, बहुत से इसी में उलझे रह जाते हो। हाँ सही बात। उलझना नहीं है इनमें, वो खाली समझ लिया एक इसके लिए। वो शास्त्रों में ललित जी लिखा बहुत भी सही कह है रहे कि हैं। कर्णान योग वगैरह इन सबको आपको जानकारी के लिए जानना आवश्यक है, लेकिन वास्तव में तो जानना स्वयं को है।
ये सब तो सहयोगी चीजें हैं। ठीक है ठीक सर, है। तो आपको बहुत बधाई हो, आप अपने आत्मा की ओर इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। कंसंट्रेट नहीं करा तो वैसे बाकी फालतू वैसे चीजों को दूर रख के बात ही है, अगर ऐसा बाकी हो चीजों की जाए इतनी तो। आवश्यकता नहीं है, वास्तव में सही है ये। वो बहुत क्लियरली कह भी दिया। हाँ। नहीं, आप देखिए अपने मने भावों को स्पष्ट कर दिया कि भाई इन चीजों से हमें ये कंसर्निंग क्या है, जो हमारा तत्व क्या है। बिल्कुल सही बात है। और देखो शास्त्रों में ये लिखा हुआ भी बता दूंगा आपको जो आप कह रहे हैं। ठीक है सर, तो चलिए कल अपना हाँ। समय हो गया, कल आगे बात करेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते धो, सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय।